नमस्कार। तो स्वागत है आपका इस दूसरी कक्षा में जो हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण एवं काल विभाजन में के साथ ही इतिहास लेखन की परंपरा। और हमने देखा था गार्सदत्त आशीष, शिवसिंह सेंगर और उसके साथ में देखा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अब इस दूसरे भाग की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु कौन है? मिश्र बंधु वस्तुतः तीन भाई थे, इंटोजा में रहने वाले तीन भाई थे जिनके नाम थे श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और तीसरे भाई थे गणेश बिहारी मिश्र। ये तीन भाई थे। और जब नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी और इन्हें कार्य सौंपा गया था। 1906 से लेकर 1910 तक इन्होंने एक कार्य किया था जिसने पूरे देश भर में जितने भी जो प्राचीन ग्रंथ है उनकी खोजबीन की थी और उनका संग्रहण किया था, उनका एक जगह भी व्यवस्थित किया था और उनके चलते इनको एक बहुत बड़ा ज्ञान कोश मिलता है। और ज्ञान कोश के चलते उन्होंने फिर अपने इतिहास ग्रंथ की रचना करते हैं। लगभग 5000 कवियों का, लगभग काफ़ी कवियों का इन्होंने इतिहास ग्रंथ, 5691 कवि, काफ़ी लंबी चौड़ी संख्या हो गई इनके पास में। 5000 कवियों का इतिहास ग्रंथ इन्होंने रखा था जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जिसके 3 भाग प्रकाशित हुए थे सन 1913 में और चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 में। ठीक है। इन्होंने एक हिंदी नवरत्न नाम से भी पुस्तक लिखी थी जिनमें इन्होंने कवियों की तुलना की थी। हिंदी नवरत्न नाम की पुस्तक थी। 9 कवि थे, 9 स्थान निर्धारित किए थे इन्होंने। सबसे पहले हिंदी में अगर तुलनात्मक पद्धति का अगर विकास होता है तो मिश्र बंधुओं के द्वारा ही होता है। तो ये जो 3 भाई थे मिश्र बंधु विनोद की रचना की और इस प्रकार से उन्होंने दोनों अलग अलग संस्करणों की रचना की थी। अब हम बात करते हैं उनके काल विभाजन में, देखते हैं उनका क्या मुख्य रूप से प्रयास रहता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात की जाएगी कि उन्होंने सबसे पहले आरंभिक काल यानी आरंभिक काल की जो सीमा थी यानी हिंदी साहित्य की जो सीमा थी वो 7वीं सदी तक ले गए थे। 633 ईस्वी से लगभग उन्होंने आरंभ कर दिया। 643 ईस्वी से उन्होंने आरंभ कर दिया था हिंदी साहित्य को कर दिया, यानी 700 विक्रम संवत से लेकर 1444 विक्रम संवत तक ये आरंभिक काल मानते हैं। और इनके जो विभाजन पद्धति वो किस प्रकार से थी कि सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 700 ईस्वी से आरंभ करते हुए 5 भागों में बांटा, जो इस प्रकार से आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इस ढंग से 5 भागों में बांटा। और उसके बाद में इन्होंने फिर से इनके 2-2 खंड और करते हैं। जो वो 2 खंड किस प्रकार से होते हैं जो देखेंगे हम, तो इसको इधर ध्यान रखिए। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो इन्होंने जो विभाजन करते हैं उसके बाद में आरंभिक काल का नाम रखते हैं वो पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल जिसको एक तरह से रीतिकाल के रूप में कहा जा सकता है। यहाँ पर भी एक थोड़ा दोषपूर्ण लगता है कि जो संपूर्ण रीतिकाल का तो उसको केवल अलंकार के रूप में कहा गया, सजावट के रूप में कहा गया, अलंकृत काल के रूप में कहा गया। तो इसके भी जो 2 भाग है वो इस प्रकार से हैं, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। तो ये देखिए जो 5 भाग इस ढंग से किए थे, 5 भागों में से प्रथम 3 भागों के 2-2 भाग और कर दिए तो इस ढंग से बनते हैं इनके भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां परिवर्तन काल और 8वां वर्तमान काल। यानी 5 भाग तो पूर्व में थे, उसका और विभाजन करते हुए कुल मिलाकर 8 भागों में विभाजित करते हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को। अब इनका कालखंड की जो सीमा वो भी देखते हैं हम। आरंभिक काल को वो बांटते हैं 700 से 1444 विक्रम संवत, जो काफी हद तक ठीक है। दूसरा जो विभाजन मानते हैं वो माध्यमिक काल में 1445 से लेकर 1680 विक्रम संवत, जिसमें हम भक्ति काल को मान सकते हैं।
और उसके बाद में मानते हैं अलंकृत काल जो 1681 से लेकर 1899 विक्रम संवत तक मानते हैं, जो लगभग कुछ ठीक है रीतिकाल के लिए। और यहाँ से एक आधुनिक काल का आरंभ होता है जिसको संक्रांति काल कहते हैं, लेकिन मिश्रबंधु इसे परिवर्तन काल कहते हैं, जो 1890 से लेकर 1925 विक्रम संवत का काल कहा जाता है। और जिस समय वो रचना करे थे उसको उन्होंने वर्तमान काल इस ढंग से कहा है। इसकी आलोचना करते हुए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि संपूर्ण काल खंड को यह देखते बिना कि उनमें किस प्रकार के कवि और किस किस प्रकार की बात कही गई हुई है, उसको पूर्व उत्तर मध्य आरंभ डाट देना केवल किसी भी इतिहास ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ नहीं कहला जा सकता, वो केवल वृत्त संग्रह ही कहलाएगा। तो एक तरह से वो व्यंग्य भी करते हैं। लेकिन एक और बात है कि जहां पर रामचंद्र शुक्ल व्यंग्य करते हैं मिश्रबंधु पर, उसके साथ में देखा जाता है कि उन्होंने रीतिकाल के लगभग जो परिचय है वो मिश्रबंधु से ही लेते हैं। तो मिश्रबंधु का जो इतिहास है वो भारी भरकम इतिहास ग्रंथ है, लेकिन पूरी तरह से अप्रासंगिक भी नहीं कहा जा सकता। तो ये था हमारा मिश्रबंधु विनोद। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मिश्रबंधु विनोद लिखा गया था 1913 में, और इसके बाद में आती है सबसे एक महत्वपूर्ण कृति जो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य के किसी भी अध्येता के लिए। अगर आपको आरंभ करना हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण रहेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था सन 1929 में, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। 1929 में लिखे गए इस ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन इस ग्रंथ की रचना अपने आप नहीं हुई थी, ये वस्तुतः एक भूमिका के रूप में था। काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा एक विशालकाय ग्रंथ की रचना की गई, एक संपादन किया गया विशालकाय ग्रंथ का, जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर। इसकी जो रूपरेखा वो भूमिका किस प्रकार से बनी उसकी हम बात करें। हिंदी शब्द सागर नाम का एक विशालकाय ग्रंथ लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने के लिए चुना गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, और रामचंद्र शुक्ल ने इस विशालकाय ग्रंथ, एक तरह से शब्दकोश था ये, हिंदी शब्द सागर की एक भूमिका लिखी जिसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा था। काफी लोकप्रिय हुआ ये, जितना ये ग्रंथ लोकप्रिय हुआ उससे ज्यादा लोकप्रिय हुआ हिंदी साहित्य विकास नाम से जो भूमिका लिखी थी वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई, विद्यार्थियों को काफी ज्यादा पसंद आई। उसके उपरांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस हिंदी साहित्य के विकास का नाम आगे थोड़ा सा और इसको परिवर्धित करते हुए इसको हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में प्रकाशित किया, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, और इसका एक और परिवर्धित रूप प्रकाशित हुआ था 1940 में। तो 1940 में इसका पूर्ण रूप से विकसित रूप प्रकाशित होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें लगभग 1000 कवियों का इतिहास को प्रस्तुत किया गया था। इसमें कुछ एक मदद भी ली गई थी मिश्रबंधु विनोद से, लेकिन फिर भी अपने आप में ग्रंथों की प्रधानता और प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर लिखा गया ये एकमात्र और पहला ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सबसे पहले विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया था, और उसके बाद में जो ये पद्धति थी और इन्होंने जो नामकरण किया था उसी पद्धति को आगे चलकर लगभग सभी विद्वानों ने अपनाया था। तो हम देखते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था और अपने काल विभाजन को 2 प्रकार से प्रस्तुत किया था। उनका जो काल विभाजन था वो 2 अलग अलग पद्धतियों पर आधारित था। पहले अगर हम बात करें तो प्रवृत्ति आधारित उन्होंने जो काल विभाजन किया था वो इस प्रकार से है। प्रवृत्ति आधारित विभाजन, उन्होंने प्रवृत्तियों के आधार को महत्व रखते हुए, या तो उन्होंने 2 प्रकार विभाजन किया था, एक तो ग्रंथों की प्रधानता के आधार पर, और दूसरा जो उन्होंने रखा था प्रवृत्ति के आधार पर। तो प्रवृत्ति के आधार पर जो बात आती है उसके अंदर समय, और यहां पर लिखेंगे हम अवधि आधारित। तो दोनों विभाजन को एक साथ लेंगे। जो समय जो था 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत का जो समय था, उन्होंने इस समय जिन प्रकार के ग्रंथों की प्रधानता थी उसके आधार पर प्रवृत्ति, या फिर जिस प्रवृत्ति की प्रधानता थी उसके आधार पर रखा उन्होंने नाम वीर गाथा काल। कारण क्यों रखा वीर गाथा काल क्यों रखा? क्योंकि इस समय रासो ग्रंथों की बहुत अधिक प्रधानता थी, लड़ाई जो युद्धों का जो विवरण था उसकी बहुत ज्यादा प्रधानता थी, और उसके आधार पर रासो ग्रंथों के आधार पर इस काल खंड को वो रखता है वीर गाथा काल। इसके उपरांत 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत का जो समय है उसमें
बहुत अधिक प्रधानता होती थी भक्ति की, भक्ति ग्रंथ काफी ज्यादा प्रणयन किए गए थे और इस आधार पर इसका नामकरण किया गया भक्ति काल। ठीक है। तीसरा जो हम कालखंड मानते हैं 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत, 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत, और इस कालखंड का नामकरण किया गया रीतिकाल। और जो चौथा जो कालखंड है 1900 से लेकर वर्तमान, 1900 विक्रम संवत से लेकर वर्तमान, इसको इन्होंने कहा आधुनिक काल, या फिर जिसको हम कह सकते हैं गद्य की प्रधानता रही तो गद्य काल। ये प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर रखा गया। वीरगाथा ग्रंथों की अत्यधिक रचना हुई थी तो इसको वीरगाथा काल, भक्ति ग्रंथों की रचना से आधार पर भक्ति काल, रीति ग्रंथ यानी लक्षण ग्रंथों की प्रधानता की प्रवृत्ति रही थी, इस रीति ही लक्षण ग्रंथों की रीति चल पड़ी थी तो इसको रीति काल कहा गया। और इस समय में आते आते यानी 1900 विक्रम सन यानी जिसको लगभग हम 1850 मान सकते हैं, तो गद्य ग्रंथों की काफी अधिक प्रचुरता हो गई थी, इस वजह से को हम गद्य काल भी लिखा गया। वहीं पर वीरगाथा काल को लिखते हैं अवधि के आधार पर आदि काल, भक्ति काल को वो लिखते हैं पूर्व मध्य काल, रीति काल को लिखते हैं उत्तर मध्य काल, और गद्य काल को लिखते हैं आधुनिक काल। इस प्रकार से विभाजन करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये दो प्रकार की विधियों का उन्होंने विभाजन किया है, नामकरण किया है। तो आदिकाल पे हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार कई आलोचक होते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस बात पर आलोचना करते हैं कि उन्होंने कुछ ग्रंथों के आधार पर इसको वीरगाथा काल कह दिया था। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अवधि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही थे जिन्होंने इस कालखंड को सबसे पहले आदिकाल कहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जाता है ये श्रेय कि उन्होंने आदिकाल कहा था, लेकिन सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही आदिकाल नाम रखते हुए भी इसको वीरगाथा काल कहा था। पूर्व मध्य काल कहते हुए इसको भक्ति काल कहा था, उत्तर मध्य काल कहते हुए उसको रीति काल कहा था, और उसी ढंग से आधुनिक काल कहते हैं इसको गद्य काल का। तो ये प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण हम इसके देखे जा सकते हैं। आगे चलकर और अधिक विभाजन होते हैं। तो वीरगाथा काल में जिस प्रकार से वो ग्रंथों के नाम लेते हैं, जैन ग्रंथों के नाम लेते हैं या फिर रासो ग्रंथों के नाम लेते हैं, उसी प्रकार से भक्ति काल में वो बात करते हैं। दो भागों में बांटा जाता है, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। और सगुण भक्ति धारा में उसी ढंग से राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, और उसी के बाद में निर्गुण भक्ति धारा में वो बांटते हैं ज्ञानाश्रयी धारा और प्रेमाश्रयी धारा। इस ढंग से वो विभाजन हमें देखने को मिलता है। रीति काल का भी इसी ढंग से विभाजन होता है कि आगे चलकर जो तीन भाग बढ़ते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो नहीं करते हैं, लेकिन आगे चलकर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अपने एक ग्रंथ जिसका नाम है हिंदी साहित्य का अतीत में इसको रीति काल को तीन भागों में विभाजित करते हैं प्रवृत्ति के आधार पर। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि के आधार पर विभाजन होता है। और आधुनिक काल यानी गद्य काल जिसको कहते हैं, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको गद्य का उत्थान के नाम से नामकरण करते हैं। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान करके इसका नामकरण करते हैं। तो ये था हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन, प्रवृत्ति आधारित और अवधि आधारित विभाजन। तो हमने ये देखा रामचंद्र शुक्ल। अब हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में जो बड़ा नाम है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही पद्धति पर चलते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी अपना इतिहास ग्रंथ लिखते हैं, और इनका इतिहास ग्रंथ लिखा गया था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इस ग्रंथ की रचना हुई थी 1938 ईस्वी में। ये इतिहास ग्रंथ दो भागों में लिखा गया था। पहला भाग लिखा गया था लेकिन दूसरा भाग अभी तक भी लिखा नहीं जा सका है। तो इसके अंदर जो विभाजन है वो इस प्रकार से किया गया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो विभाजन किया था यानी हिंदी साहित्य का आरंभ माना था, वो माना था 1050 विक्रम संवत से। उसी ढंग से डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का जो आरंभ मानते हैं वो 750 विक्रम संवत तक ले जाते हैं। 750 विक्रम संवत यानी 693 ईस्वी तक ले जाते हैं। तो उनका विभाजन किस प्रकार से देखते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस प्रकार से आदिकाल का नामकरण करते हैं, यानी सबसे पहले काल को आदिकाल कहते हैं, उसी ढंग से डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदिकाल के दो भाग करते हैं, जिसमें एक का नाम रखते हैं संधि काल और दूसरे का नाम रखते हैं वो चारण काल। तो देखिए किस प्रकार से विभाजन करते हैं। सबसे पहला जो अपने कालखंड है उसका नाम रखते हैं वो
संधि काल, और संधि काल की अवधि रखते हैं वो 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक। यहाँ पर ये उल्लेखनीय बात है कि जो 750 विक्रम संवत, इसका तात्पर्य होता है 693 ईस्वी, और यहाँ पर वो मानते हैं स्वयंभू का समय, और स्वयंभू को वो घोषित करते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि घोषित करते हैं स्वयंभू को, जिन्होंने पौमचर्यु इस प्रकार की रचना आदि लिखी थी। ये पहला कालखंड संधि काल। दूसरा कालखंड का नाम है चारण काल, जो लिखा गया था 1000 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत तक। बस ये अंतर मुख्य रूप से है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विभाजन में और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के विभाजन में, उसके उपरांत लगभग समान ही रहता है। तीसरा हम देखते हैं भक्ति काल, जो बिल्कुल समान है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह ही है बिल्कुल, 1375 से 1700 विक्रम संवत। चौथा रीतिकाल, और ये भी आचार्य शुक्ल के अनुसार 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत। और पांचवा आधुनिक काल, जो 1900 से लेकर वर्तमान समय तक रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा में और आचार्य रामचंद्र शुक्ल में कितनी समानता और कितनी विभिन्नता है, और ये देखा हमने डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के उपरांत फिर से जो बड़ा नाम आएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति पर चलते हुए अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी ढंग से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इतिहास लेखन की पद्धतियों में एक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास, और इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1965 ईस्वी। 1965 ईस्वी में लिखा गया था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे तथ्य और प्रमाणों के आधार पर हिंदी साहित्य का आरंभ की घोषणा करते हैं, और हिंदी साहित्य को आरंभ मानते हैं लगभग 1184 ईस्वी पे, और हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ मानते हैं 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास से। तो हिंदी साहित्य का आरंभ भी वो वहीं से मान रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने हिंदी साहित्य के जो कालखंड है उसके 3 भाग किए थे। सबसे पहला लिखा था आरंभिक काल, दूसरा था मध्यकाल, और तीसरा जो विभाजन करते हैं वो करते हैं आधुनिक काल। इस प्रकार से 3 विभाजन करते हैं। आरंभिक काल का जो समय रखते हैं 1184 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी, ये समय रखते हैं 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी आरंभिक काल का। दूसरा वो रखते हैं पूर्व मध्य काल, और इसका समय रखते हैं वो 1350 से लेकर 1500 ईस्वी, और दूसरा रखते हैं वो मध्यकाल को दूसरे भाग में विभाजित करते हैं, उत्तर मध्यकाल 1500 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी, और आधुनिक काल का आरंभ वो करते हैं 1857 ईस्वी से वर्तमान समय तक। तो देखिए कुछ अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है स्पष्ट रूप से, कि जहाँ पर उन्होंने आरंभिक काल यानी कि अपभ्रंश की जो सीमा है वो 1184 ईस्वी तक लेके, और हिंदी साहित्य की जो सीमा है, हिंदी साहित्य को आरंभ करते हैं 1184 ईस्वी से आरंभ करते हैं, और 1350 ईस्वी पर आदिकाल का समापन मान लेते हैं, जो लगभग ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, आदिकाल यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पर मध्यकाल में यानी कि भक्ति काल में और रीतिकाल में लगभग ये मिलाप करवा देते हैं,
जहाँ पर भक्ति काल को मानते हैं 1350 से 1500 ईस्वी तक ही मानते हैं, लेकिन इस ये जो शेष दूसरा भाग है उत्तर मध्यकाल, इसमें भक्ति काल भी आ रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा आता है, जिसमें सूर्य और तुलसी तो आ ही जाते हैं, और इसमें रीतिकाल भी आ जाता है। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा एक मेल हो चुका है। और आधुनिक काल वो 1857 से आरंभ करते हैं, जहाँ से हिंदुस्तानियों में पहली बार चेतना का आरंभ हुआ था, वहीं से वो आधुनिक काल का आरंभ करते हैं। ये तो हुआ एक तरह से विभाजन। और दूसरा जो विभाजन एक तरह से और भी करते हैं, वो करते हैं आश्रय के आधार पर विभाजन करते हैं। धर्माश्रित काव्य पहला विभाजन, दूसरा विभाजन राज्याश्रित काव्य, और तीसरा विभाजन हम देखेंगे लोकाश्रित काव्य। तो काव्य के ये तीन प्रकार के विभाजन किए गए, किस किस प्रकार से लिखा गया है। धर्माश्रित काव्य में वो सारा काव्य आएगा जो संप्रदाय से संबंधित काव्य होता है, जैन काव्य हो सकता है, या फिर भक्ति काल का जितना भी जो साहित्य होता है, जिसमें राम भक्ति धारा हो गई, कृष्ण भक्ति धारा, वो सारा का सारा आपके धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत ही आएगा। राज्यश्रित काव्य में वो सारा काव्य आता है जिसमें रासो ग्रंथ लिखे गए, या फिर राजाओं की प्रशस्तियां लिखी गई, या फिर विद्यापति का आपके कीर्तिलता कीर्तिपता का लिखा गया है। या हम बात करें कि आगे चलकर बिहारी सत्सई की भी हम बात करें तो बिहारी सत्सई भी आपके राज्यश्रित काव्य में आएगा, क्योंकि वो किसी न किसी राज्य के आश्रय में लिखा गया था, इस वजह से वो राज्यश्रित काव्य कहलाता है। और तीसरा जो हमारा काव्य का नाम है वो है लोकाश्रित काव्य। लोकाश्रित काव्य ऐसा जो न तो धर्म पर आश्रित है, न किसी राज्य के आश्रय पर आधारित है, वो अपने आप बढ़ता है, अपनी सहज गति से बढ़ता है, जिसमें आपके अमीर खसरो की पहेलियां माना जा सकता है, या फिर हम आपको परमाल रासो माना जा सकता है, या फिर जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं जो अपनी गति से बढ़ते हैं, लोगों की रुचि के अनुसार बढ़ते हैं, जैसे डोला मारूरा दूहा हो गया, तो वो माना जा सकता है। तो ये काव्य के तीन रूप यहाँ पर विभाजित किए गए। और इस प्रकार से हमने देखा है जो नामकरण है, कालखंड का जो विभाजन देखा है संपूर्ण रूप से, वो इस प्रकार से एक रूप से मोटा मोटा हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इस पूरा समझ लिया होगा, ये जो इतिहास लेखन की परंपरा है उसको भी हमने देखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगर हम मोटे स्वरूप में माने कि संपूर्ण रूप से अगर हम पूरे एक वृहद दृष्टिकोण से देखना चाहें, तो आज तक का जो इतिहास है वो कितने रूपों में विभाजित होगा, किस प्रकार से उसका विभाजन किया जा सकता है, तो उसको हम एक बार संक्षिप्त में लिख लेते हैं। सबसे पहले आदिकाल, सर्वमान्य जो परिभाषा है जिस प्रकार से हम बात करते हैं उसी ढंग से सर्वमान्य रूप से किस ढंग से माना जा सकता है। आदिकाल है, भक्ति काल, तीसरे हम रीतिकाल मानेंगे, और चौथे में हम मानेंगे इसको आधुनिक काल। ठीक है, इसको भी अगर हम विभाजित करें तो आदिकाल को हम समय सीमा लेते हैं इसकी लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का समय लेंगे हम। भक्ति काल की समय सीमा लेंगे 1350 से लेकर 1650 ईस्वी की समय सीमा। रीतिकाल की समय सीमा लेंगे 1650 से लेकर 1850 ईस्वी, और आधुनिक काल लेंगे 1850 ईस्वी से लेकर वर्तमान। ये एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रकार से इनके विभाजन माने जा सकते हैं। अगर आपको लिखने हैं तो जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी हमने कुछ आधार लिया है, कुछ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का भी हमने आधार लिया है, कुछ हमारे डॉक्टर रामकुमार वर्मा का भी हमने आधार लिया है। तो इस प्रकार से मोटी परिभाषा इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। इस वीडियो में अगर कोई आपको शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, अपने साइड पार्टियों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ